हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञान अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ साइंस के एमसीक्यू जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ साइंस की पीडीएफ, ठीक है, जिसमें आपके पहले चैप्टर को मैं कवर करूँगा। पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, अर्थात जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड एसएससी में। तो दोस्तों आइए हम बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि, पहला ऑप्शन दे रहा है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। बी ऑप्शन दोस्तों है ऊर्जा का सृजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो ऊर्जा है न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, बस इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। दोस्तों आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया था, बट न्यूटन से पहले ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था कि पृथ्वी कुछ वस्तुओं को, ठीक है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये आपका न्यूटन से पहले ही एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता दिया था। वो वैज्ञानिक कौन थे? पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आर्यभट्ट, दूसरा है वराहमिहिर, सी ऑप्शन दिया है दोस्तों बुद्धगुप्त एंड डी ऑप्शन दिया है ब्रह्मगुप्त। दोस्तों ब्रह्मगुप्त ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन का मतलब है कि सपोज करिए 1 kg कोई वस्तु है, ठीक, अब ये 2 kg हो गई है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब किसी 1 kg को 2 kg में यदि हम बदल दें, ठीक है, तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बदलेगा। पहला है दोस्तों आयतन। आयतन देखिए दोस्तों बदल रहा है, क्योंकि 1 kg का यदि बर्तन है, ठीक है, उसमें 2 kg का आप रखेंगे तो उसमें नहीं रखे जा सकते क्योंकि वो 1 kg का है, यानी कि आयतन में वृद्धि हो चुकी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या होगा आपका? गलत होगा। बी ऑप्शन दिया दोस्तों भार। भार आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे कितना है? 2 kg है, ठीक है। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि भार भी क्या बदल चुका है। सी ऑप्शन है दोस्तों द्रव्यमान। द्रव्यमान भी देखिए 1 kg यहाँ पे है, 2 kg है, यानी कि मात्रा, यानी कि जब इसका बदल चुका है द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। घनत्व, तो दोस्तों घनत्व नहीं चेंज होता है, ठीक है। मात्रा आप बदल दीजिए, चाहे 1 kg का, चाहे 2 kg का, चाहे 1000 kg आप कर लीजिए, घनत्व जो उसका होता है वो नहीं बदलेगा। जैसे कि 1 kg चीनी है तो चीनी का घनत्व जो भी रहेगा, चाहे 10 kg रहे चाहे 20 kg रहे, घनत्व उसका सेम रहेगा। जैसे पारे का घनत्व आपका होता है 13.6, तो उतना ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप कितना पारा रख लीजिए, ठीक है। तो घनत्व दोस्तों चेंज नहीं होता है मात्रा बदलने पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार से है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, भौतिक के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों जो आपकी सूक्ष्म कणों की चाल की दोस्तों जो अध्ययन की जाती है वो क्वांटम मैकेनिक्स में की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम सूक्ष्म कणों की चाल के गति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों 6, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है। पहला दोस्तों ऑप्शन है क्रायोजेनिक। तो यहाँ पे क्रायोजेनिक दोस्तों है, क्रायोजेनिक के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं निम्न ताप पे, ठीक है, निम्न ताप पे सभी वस्तुओं का, ठीक है, निम्न ताप पे सभी वस्तुओं की सहनशीलता का अध्ययन करते हैं, यानी कि निम्न ताप पे कौन सी ऐसी वस्तु है जो उसके व्यवहार को हम देख सकते हैं कि निम्न ताप पे इसके व्यवहार कैसा होगा। मतलब जैसे कि आप कोई वस्तु है, ठीक है, आप उसको गर्म करते हैं तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम निम्न ताप पे
किसी वस्तुओं का जब अध्ययन करते हैं, इसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उसके गुण का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है दोस्तों क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक टेक्निक जो होती है दोस्तों, हम वायुयान में प्रयोग करते हैं, ठीक है। वायुयान हुआ, रॉकेट हुआ, ठीक है, रॉकेट में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा तापमान क्या होता है, नीचे कम होता चला जाता है, ठीक है। यानी कि हम बादलों से ऊपर जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी ऊंचाई ज़मीन तल से बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होते चले जाते हैं, यानी कि तापमान कम होता जाता है। इसीलिए दोस्तों जो ऊंचे ऊंचे समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, सपोज करो नैनीताल आप प्लेस ले लीजिए, चाहे आप शिमला ले लीजिए, चाहे आपका मनाली ले लीजिए, ठीक है, ये सभी आपके ऊंचे तल पे है, तो इसलिए यहाँ पे तापमान क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। तो निम्न ताप में वस्तुओं का जो अध्ययन होती है वो कहलाती है क्रायोजेनिक, और क्रायोजेनिक टेक्निक का ही प्रयोग करके हम वायुयान रॉकेट में इसका यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड है ऑप्शन आपका सेलेनोलॉजी, ठीक है। तो सेलेनोलॉजी दोस्तों जो होती है आपकी सेलेनोलॉजी, इसमें क्या होता है, चंद्र विज्ञान का अध्ययन की जाती है, यानी कि चंद्रमा के कंस्ट्रक्शन यानी उसकी जो बनावट है, उसकी गति के बारे में अध्ययन की जाती है, उसकी गति, बनावट और उसके गुण के बारे में अध्ययन की जाती है दोस्तों। तो ये सेलेनोलॉजी चंद्र विज्ञान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका है होरोलॉजी। होरोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, घड़ी विज्ञान, यानी कि जो घड़ी होती है आपकी, यानी वाच के बारे में अध्ययन की जाती है, तो वो होता है आपका होरोलॉजी। और दोस्तों डी ऑप्शन है आपका ट्राइबोलॉजी, जिसमें घर्षण और स्नेहक का अध्ययन की जाती है, ठीक है। ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन की जाती है दोस्तों। इसके साथ साथ आप इन तीनों को भी याद करेंगे। क्रायोजेनिक जो होती है दोस्तों, निम्न ताप पे वस्तुओं का अध्ययन की जाती है। सेलेनोलॉजी दोस्तों जो होती है, ये चंद्र विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है, यानी चंद्रमा के बनावट और उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी दोस्तों जो होती है वो घड़ी, यानी कि जो वाच जो आपकी है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। और ट्राइबोलॉजी दोस्तों जो होती है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 7 नंबर, परमाणु की नाभिक किसने खोजा था, ठीक है। तो दोस्तों परमाणु की नाभिक जो खोजा था वो रदरफोर्ड ने खोजा था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। रदरफोर्ड ने क्या किया था, परमाणु को लेकर के, ठीक है, उस पर अल्फा किरण को पास कराया था। तो हुआ क्या कि जो बीच में आपकी एक नाभिक थी, जिससे क्या हुआ कि टकरा के वो किरणें क्या हुई, कुछ आपके विरूपित हो गई, मतलब अपनी दिशा बदल दी, ठीक है, और कुछ उसी मार्ग में वापस चली आई। और अगर नाभिक बीच में नहीं था तो किरणें सीधे सीधे निकल गई। उन्होंने देखा कि बीच में कोई एक रुकावट है, उस रुकावट को उन्होंने नाम दिया था नाभिक, ठीक है, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने ही खोज किया था परमाणु नाभिक का, ठीक है दोस्तों। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सोने चांदी के बर्तनों का काला होना। ऑप्शन नंबर बी दिया है मोमबत्ती का जलना। ऑप्शन नंबर सी दिया है दूध से दही का बनना। और ऑप्शन नंबर डी दिया है पानी में चीनी का घोलना, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन का दोस्तों जो उदाहरण है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। और बाकी ये तीनों आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, फिर से देखते हैं उसको। निम्न में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंग में विभक्त होना। बी दिया है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। सी दिया है सनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। और डी दिया है नमक में पानी का घुलना। दोस्तों जो आपकी रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण है, ये सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, ठीक है। ये दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी है जो कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी ये आपका भौतिक परिवर्तन का है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी भी आपकी भौतिक परिवर्तन है और ऑप्शन नंबर डी भी आपकी भौतिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर दोस्तों क्वेश्चन है जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जल अपघटन में किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रकाश के रूप में, ऑप्शन नंबर बी दिया है उष्मा के रूप में, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ध्वनि के रूप में, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन में जो आपकी उष्मा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों, वो उष्मा के रूप में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही होगा, ठीक है। उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है ऊर्जा, ठीक है। जल अपघटन क्या होता है दोस्तों, H2O आपकी जल है, ये आपकी 2 भागों में टूट जाती है जब H+ और OH- में, तो ये दोस्तों जल अपघटन कहलाती है। इसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो उष्मा के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 11th नंबर, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है घट जाता है, ऑप्शन नंबर सी दिया है वहीं रहता है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई संबंध नहीं। दोस्तों जब हम किसी पदार्थ में, ठीक है, उसमें अशुद्धि मिलाते हैं तो जो उसकी क्वथनांक होती है दोस्तों वो घट जाती है। ठीक है, यानी मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों जो होती है वो घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी कोई भी वस्तु है सीधे यदि ठोस से और सीधे वो गैस में परिवर्तित होती है, ठीक है, तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ठोस कपूर को वाष्प कपूर बनने की जो प्रक्रिया होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, यानी कि न्यूटन का जो पहला नियम था उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पहले न्यूटन का पहला नियम था क्या, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो न्यूटन ने बताया था कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। ठीक है, कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उन पर किसी बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। तो न्यूटन ने पहले नियम में ये कहा था। दोस्तों यही नियम क्या है, जड़त्व का नियम भी है, यानी कि जड़त्व का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि इन पे आपका कोई बाह्य बल प्रयोग न किया जाए। ठीक है, तो न्यूटन का जो पहला नियम था वो जड़त्व का नियम को बताता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 14 नंबर, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक गुणों एवं ऊर्जा का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों जीव विज्ञान में, दूसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, और तीसरा ऑप्शन है भौतिक विज्ञान में, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों नक्षत्र विज्ञान में। तो भौतिक के गुणों और ऊर्जा के जो अध्ययन की जाती है दोस्तों वो भौतिक विज्ञान में की जाती है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन भौतिक राशि उदाहरण है। ठीक है, निम्न में से कौन भौतिक राशि का उदाहरण है। ठीक है, जनसंख्या पहला ऑप्शन है, अब दूसरा ऑप्शन है आयु, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लंबाई, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों डी मेज की चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, जो कि भौतिक राशि का उदाहरण है। ठीक है, लंबाई आपकी भौतिक राशि का उदाहरण है जो एक मूल मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों 16 नंबर, निम्न में समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अधिवर्ष, दूसरा चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रकाश वर्ष, और इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो अधिवर्ष ये भी समय का मात्रक है, चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है, बट प्रकाश वर्ष दोस्तों ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में समय का मात्रक नहीं है, तो यानी कि प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे आपका सही होगा। तो आइए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टर राशि जिनका मान अलग है। ठीक है, कह रहा है दो वेक्टर राशि हैं जिनका मान अलग है। दोस्तों वेक्टर राशि क्या होती है वो भी आप जान लीजिए। तो वेक्टर राशि दोस्तों वो राशि होती है जिनकी परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है। ठीक है, परिमाण को शो करेगा आपकी ये रेखा की लंबाई। ठीक है, सपोज करिए कोई बल है 5 न्यूटन का है। ठीक है, और दिशा इसकी इस साइड में है, तो दोस्तों ये दिशा को शो करेगा। ठीक, तो वेक्टर राशि वो राशि होती है, ठीक है, जिसमें परिमाण और दिशा होती है, और स्केलर राशि यानी कि अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें परिमाण तो होता है बट उसकी दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर राशि। तो वेक्टर राशि कह रहा है कि दो वेक्टर राशि जिनका मान अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उनकी दिशा अलग होगी, जो कि इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, अगर दो राशि हैं तो ज़रूरी नहीं है मान अलग है तो उनकी दिशा भी अलग होगी। ठीक है, हो सकता है विपरीत हो, समान परिमाण के भी जो है अलग तो है, दो वेक्टर राशि जिनका मान अलग है, मान तो अलग है बट ये नहीं है कि उनका दिशा भी अलग हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। उनका परिणामी शून्य होगा, ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों जब वेक्टर राशि जिनका मान अलग है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब उनका मान अलग है, ठीक है, यानी परिमाण जब अलग है, भले से वो विपरीत दिशा में हो, ठीक है, उनकी परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 18 नंबर, किस सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी सदिश राशि का परिणाम
कभी नहीं हो सकता। मतलब दोस्तों कहने का इसका ये है कि वेक्टर राशि है उसमें परिमाण होता है और दिशा होती है, ठीक है। तो जो परिमाण होता है ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शून्य हो सकता है, ठीक है। किसी सदिश राशि का जो परिमाण है वो शून्य हो सकता है बट ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। निगेटिव मतलब जैसे कोई ये आपका है, ठीक है, अगर इसकी लंबाई ले ले तो लंबाई आपका 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये लंबाई तो ज़रूर है बट इसकी परिमाण को भी शो करता है ये वेक्टर के। तो हालांकि वेक्टर के जो परिमाण को जो शो करेगा ये लंबाई, ठीक है, जैसे कि बल है तो बल का ये शो करेगा 5 न्यूटन, ठीक है। तो 5 न्यूटन दोस्तों ये है, ये निगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। निगेटिव शो करता है दिशा को बट परिमाण जो है आपका दोस्तों कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अदिश राशि जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया जस्ट कुछ क्वेश्चन से पहले मैंने बताया कि अदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है, ठीक है। कोई वस्तु दोस्तों अधिकतम भारशील हो जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन दिया है जल में, तीसरा ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन में और चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों वायु में। तो दोस्तों जो कोई वस्तु जो अधिकतम भारशील हो जाती है वो निर्वात में हो जाती है, ठीक है। निर्वात में अधिकतम उसकी भार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 21 नंबर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है, ठीक है। पहला दिया है दोस्तों 1 न्यूटन, दूसरा दिया है 10 न्यूटन, तीसरा दिया है दोस्तों 9.8 न्यूटन और चौथा दिया है दोस्तों 9 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होता है दोस्तों वो होती है mg, ठीक है। तो m यानी कि द्रव्यमान दिया है 1 kg और g का मान दोस्तों 9.8 यानी कि आपके 9.8 न्यूटन, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, यानी कि 1 किलोग्राम राशि का जो वजन होती है दोस्तों वो 9.8 न्यूटन होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, ठीक है। तो जो आर्किमिडीज वैज्ञानिक दोस्तों थे वो ग्रीस से संबंधित थे, ठीक है। इनका संबंध किससे, कहाँ से, किस देश से था, ग्रीस से थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 23 नंबर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की, ठीक है। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत यानी कि द्रव पे तैरने वाली वस्तु के जो उसकी सिद्धांत थी, ठीक है, जिसने बताया था कोई वस्तु कितनी ऊपर रहेगी कितनी नीचे रहेगी किस कारण से रहेगी, तो उन्होंने जो दिया था वो आर्किमिडीज ने बताया था, ठीक है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का जो सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दोस्तों कोयले का जलना, दूसरा ऑप्शन है कागज़ का जलना, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का जलना और चौथा ऑप्शन दोस्तों दिया है पानी का वाष्प में रूपांतरण, ठीक है। तो कोई भी दोस्तों जब वस्तु जलती है तो ये होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। कोई भी वस्तु दोस्तों जब जलती है तो ये होता है आपकी रासायनिक परिवर्तन। और डी ऑप्शन दोस्तों पानी का वाष्प में परिवर्तन, ये है दोस्तों भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन से बोला है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो 3 तो रासायनिक परिवर्तन है, ये है भौतिक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, ठीक है। जैसा आपको पता है कि पृथ्वी सारे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो वायुमंडल को भी अपनी तरफ आकर्षित की रखती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, गुरुत्वाकर्षण से, यानी कि जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण से वायुमंडल को क्या करती है, पकड़े रहती है, ठीक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है। पहला है भौतिक जीव विज्ञान ऊर्जा विज्ञान, दूसरा है रासायनिक विज्ञान भौतिक प्राणि विज्ञान, सी ऑप्शन दिया है भौतिक रासायनिक एवं जीव विज्ञान, डी है रसायन विज्ञान जीव विज्ञान खगोलीय विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विज्ञान की 3 शाखाओं को इंगित करता है, भौतिक रासायनिक और जीव विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 27 नंबर। नीचे दिए गए विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक के युग्मों को कौन सा गलत है, ठीक है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, बी है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, सी है रसायन विज्ञान के जनक एंथोनी लेवोसिए और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भौतिक विज्ञान के जनक जो है न्यूटन तो है ही, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु तो है ही
और रसायन विज्ञान के जनक एंथोनी लवोसियर तो है ही, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कह रहा है दिए गए विज्ञान की शाखाएं एवं उनके जनक के युग में कौन सा गलत है, तो ये सभी तीनों सही है, तो डी आपका है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका जो है ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आधुनिक विज्ञान का जो पिता किया जाता है वो गैलीलियो को किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन, बी है कोपरनिकस, सी है लेमार्क, डी है गैलीलियो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, गैलीलियो ने। ठीक है, आधुनिक विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 29 नंबर, विज्ञान की किस शाखा में, ठीक है, विज्ञान के किस शाखा में जिसमें रंगों के पृथक्करण का अध्ययन की जाती है। ठीक है दोस्तों, वो है क्रोमेटोलॉजी। ठीक है, क्रोमेटोलॉजी में हम देखते हैं कि रंग हमारी किस प्रकार से उसकी पृथक्करण की जाए, रंगों को हम कैसे पृथक्करण कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 30 नंबर, जेनेटिक कोड की खोज किसने की। ठीक है, यानी कि जेनेटिक कोड को किसने खोजा था। पहला है दोस्तों क्रोथल्स, बी ऑप्शन दोस्तों है जी डोमर, और सी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, और डी ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो जेनेटिक कोड की जो खोज की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने की थी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे दोस्तों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। पहला है वैज्ञानिक, दूसरा है साइंस, तीसरा है साइंसिया, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो साइंसिया शब्द से हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों आपके 31 क्वेश्चंस जो साइंस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आरआरबी, एनटीपीसी एंड रेलवे के। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन आप कर सकते हैं इसको लेकर। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों फिर एक नेक्स्ट पीडीएफ में, जिसमें आपका जो साइंस के सेकंड चैप्टर को मैं बताऊंगा। सेकंड चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा, और वो क्वेश्चन दोस्तों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए आपके आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।